बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही नहीं। तो आइए हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर 16 होने वाले हैं, जिसमें हम लोग 16th ग्रुप एलिमेंट्स देखेंगे, उसके एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपने इंट्रोडक्शन देखा था लेक्चर 15 में। 16th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन है, उसके मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर वाइज नंबर करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नंबर 1 हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इसका NS2 और NP4 लास्ट। वायलेंस सेल की हम लोग बात करते हैं, किसके? वायलेंस सेल। तो वायलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आती है। देख लेते हैं एक आध एलिमेंट उठा करके क्या होता है। तो जैसे ऑक्सीजन 8 16, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। तो देखेंगे इधर से 1s2 2s2 2p6 3s2, पहले गिन लेते हैं ना, 1 2 2 4 16 है तो 8, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4। जैसे सल्फर की बात कर लें, सल्फर 16 32 अबाउट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो NS2 NP4 NS2 2s2 NP4 2p4। आइए दूसरा देखते हैं 3s2 3p4 3s2 3p4। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है। बाकी अब एलिमेंट रह गए, आप स्वयं से लिखेंगे। उसके बाद टेलुरियम है, प्लूटोनियम है, सेलेनियम, पहले सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये आपके लिए HW। एटॉमिक नंबर लिखें और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। और इनको एक शॉर्ट करने का भी मेथड है, शॉर्ट भी करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 4 16, यहाँ से हम लोग नियोन, तो एक क्या करते हैं नोबेल गैस ले लेते हैं और नोबेल गैस के बाद क्या करते हैं NS2 और NP4 लिख करके काम चला लेते हैं, इससे भी चल जाता है। तो ये देखें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद दूसरा नंबर आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो दूसरा नंबर है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? नहीं, इसको कहते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या कहते हैं इसको? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है? सोचने वाली बात है कि आयनन ऊर्जा क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए आयनन ऊर्जा के बारे में क्या कहा गया है कि गैसियस स्टेट में अवस्था क्या होनी चाहिए? गैसियस होनी चाहिए, ना कि सॉलिड ना कि लिक्विड। तो गैसियस स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के या एटम के वाह्यतम कक्षा मीन्स सबसे लास्ट ऑर्बिट से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं निकलता है। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो कुछ एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो कंप्लीट निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट पर भेजना पड़ेगा, तो उतने एनर्जी देना होता है। तो क्या कहता है कि दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एग्जिट कंप्लीटली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन गैसियस स्टेट ऑफ एनी एटम कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक बार फिर से जान लीजिए कि गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के वाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से निकालने में जो ऊर्जा खपत होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर? अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करता है निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, उससे कम सल्फर का, उससे कम
उससे कम सेलेनियम का, उससे कम टेलुरियम और सबसे कम पोलोनियम। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसका ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन कम रिलीज करेगा। मतलब आयनन ऊर्जा यदि आयनन एनर्जी यदि ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन लॉस की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लॉस की क्षमता क्या होती है, घटती है। और आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता कम है पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन का नंबर आता है। तो 2 नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है। उससे कम ग्रहण करना चाहता है ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन। और इन सबसे कोई और एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती होगी। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता सबसे कम, इसलिए आयनाइजेशन ऊर्जा सबसे ज़्यादा। इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम। तो समझ गए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किसकी है, ऑक्सीजन की, उनसे कम सल्फर की, उनसे कम सेलेनियम की, इनसे कम टेलुरियम की और सबसे कम पोलोनियम की। बहुत बहुत कम होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता ही नहीं है, मेटल है, कॉन्टल मेटल। आई बात समझ में। तो क्या कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, इसमें उससे कम सल्फर की, उससे कम सेलेनियम की, उससे कम टेलुरियम की और सबसे कम किसके, पोलोनियम की। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। यहाँ पर देखिए ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम, माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम, त्याग करने की ज़्यादा। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की जो होने वाली है NH2 NP4। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखा है ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 8। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में NS2 NP4 तो 2p4। फिर दूसरा देख लीजिए यहाँ पर 3s2 NS2 3p4 NP4। क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं, और सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम आपके लिए ये HW है, होमवर्क आप फाइन करेंगे नहीं। यहाँ पर देख लीजिए फिर से आयनाइजेशन पोटेंशियल, बार बार कह रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण न करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा। ये बड़ी मशक्क़त से इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए इसके बड़ी मशक्क़त करना पड़ता है, तो एनर्जी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। बात आई समझ में। तो फिलहाल इनको आप नोट करें, आगे देखते हैं। नोट करें फटाक से। चलिए यहाँ पर एक बार फिर चर्चा करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो सेम वर्ग में देखें, नहीं इसमें सेम वर्ग में देखें कि वर्ग में जब हम नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटता है, और जब वर्ग में क्या करते हैं नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटते हैं। यदि आवर्त की बात कर लें तो इसकी आयनन ऊर्जा वर्ग संख्या 15 के तत्वों में नाइट्रोजन वाली फैमिली से ज़्यादा होता है। तो वर्ग 15 से यहाँ पर देखिए ग्रुप 15th की यदि बात करें और ग्रुप 16th की बात करें तो 16th का आयनन ऊर्जा ज़्यादा और 15th का कम। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ग्रुप 15th और ग्रुप 16th तो ये ज़्यादा। तो 15वें वर्ग से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, वर्ग संख्या 16वें की। क्लियर। तो ये हम लोग देखें आवर्त में वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, ये देखें वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, और ये देखें आवर्त में आगे बढ़ने पर, दाईं ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और दाईं ओर बढ़ने पर आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है। ये एक दूसरे से संबंधित है। क्लियर।
आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है। नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मिटा दें इनको, नोट कर लिए थे। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, चलिए इनको नोट कर लिए तो हेडिंग लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। चौथा नंबर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी। अब जरा यहाँ पर देखो कि जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट नहीं सेकंड ऑर्बिट होते हैं, मात्र 2 ऑर्बिट, ये इसमें 2 और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि हम एक एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को इधर से बाहर से ला करके इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ठूसेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को हम इसमें देंगे तो यहाँ से क्या होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी, दैट मीन्स ई। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो Eg। डेल Eg। और ये निकलने वाला जो होता है ये निगेटिव होते हैं। निगेटिव चिन्ह का मतलब होता है, निगेटिव साइन, निगेटिव सिग्नेचर जो है, निगेटिव साइन जो है, ये इंडिकेट करता है एक्सोथर्मिक को। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम ने क्या किया है, काम किया है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, उसी एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, डेल He, माने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये निगेटिव होता है, निगेटिव साइन में होता है। निगेटिव साइन का मतलब एक्सोथर्मिक, उसमें इन्होंने क्या किया है, रिलीज किया है, ये ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, सराउंडिंग को अपना क्या कर दिया है, एनर्जी दे दिया है, तब जाकर के इसमें समाहित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को कैसे परिभाषित करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उत्सर्जित ऊर्जा को, उत्सर्जित ऊष्मा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। नोट कर लें, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में या एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में रिलीज की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो इंथैल्पी होती है वो 15वें वर्ग से इसकी कम होती है, मतलब निगेटिविटी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जैसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जैसे ही ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, उतना एनर्जी रिलीज करना नहीं चाहता है कोई। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी घटेगी। तो वर्ग संख्या 15 से देखें, ग्रुप नंबर, ग्रुप 15th और ग्रुप 16th। तो ग्रुप 16th का जो होता है इससे कम गेन होती है इसकी, ऐसे होता है। और जब हम इसी वर्ग में नीचे की ओर जाएं, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, तो वर्ग में जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, सल्फर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन कम, उससे ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, उसके बाद सेलेनियम के बाद टेल्यूरम और उसके बाद पोलोनियम। ये एलिमेंट हैं। तो सबसे कम जो होती है, सबसे कम ऑक्सीजन की, ये इनसे ज़्यादा, अब इनसे ज़्यादा ये बढ़ती जाएगा, पर चिन्ह क्या होती है, नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी है,
सल्फर की, यहाँ पर देख लीजिए चिन्ह, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी, सेलेनियम की, उससे ज़्यादा किसकी, टेल्यूरियम की, उससे ज़्यादा पोलोनियम की, और सबसे ज़्यादा सल्फर की। एक्सेप्शन है सल्फर। निम्न में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सल्फर की होती है, सबसे ज़्यादा सल्फर की। इसको सदा याद रखें। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहता, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्लियर। तो ये रही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी। तो आइए एटॉमिक रेडियस वगैरह के बारे में जानते हैं, फटाक से इनको नोट कर लें। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें। अगला देखते हैं एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, दोनों एक ही जैसा चलता है। 5वां नंबर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, आयनन ऊर्जा या फिर परमाणविक ऊर्जा देखेंगे। एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस कहता क्या है कि एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, ये क्या कहता है गौर करें इधर, कहता क्या है ये। तो देखिए कहता है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, सॉरी घटता है, घटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि रेडियस की कंपैरिजन किया जाए ग्रुप संख्या 15 से ग्रुप नंबर 15 और यहाँ पर कहें ग्रुप 16, तो 16th का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो 15th से कम होगा। चूँकि अपन आवर्त की बात की है, किसकी बात की है, आवर्त की बात की है। जैसे आपने पीरियडिक टेबल में देखा होगा ऐसे करके, तो इधर से जब हम चलते हैं तो इसको कहते हैं आवर्त संख्या। इसको क्या कहते हैं, आवर्त संख्या। 1 2 3 4 5 6 आवर्त संख्या। ऐसे जब चलते हैं दाईं ओर बढ़ते हैं, और जब नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो इसको कहते हैं ग्रुप नंबर। क्या कहते हैं, ग्रुप में। तो जब हम वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे तो स्वाभाविक है। कारण क्या है, रेडियस क्यों बढ़ रहा है, कारण जानोगे ना, क्यों कारण ये रेडियस घट रहा है, क्यों। कहता है कि न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ने से रेडियस घटता है। तो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेते हैं ग्रुप संख्या 15। यदि 15 का नाइट्रोजन लें तो इसमें भी 2 ठो कक्षा, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लेते, इनके पास भी कितने कक्षा, 2 कक्षा, ये 7 और ये 8। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, न्यूक्लियर की चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पर देखा होगा FK/Q1 Q2 बटा R²। जब चार्ज और रेडियस दोनों लड़ने लगे तो चार्ज को लेकर के चलते हैं। तो इसका जो Q1 है, इसका जो QN और QO जो है, तो QN जो है, O जो है ज़्यादा है और QN कम है। तो ये ज़्यादा है तो F ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो रेडियस कम होगा। आई बात समझ में। तो ये रही आवर्त की बात। जब हम लोग वर्ग में जाएं तो वर्ग में तो स्वतः है कि रेडियस बढ़ना है। कैसे बढ़ना है रेडियस, तो अब देखिए जान लेते हैं रेडियस कैसे बढ़ता है। वर्ग में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो आवर्त की संख्या बढ़ती है, मतलब क्या, कक्षा की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या, कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या बढ़ने से क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज डेंसिटी घटता है, अतः रेडियस बढ़ता है, अतः रेडियस बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, वर्ग में 6th, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर रेडियस बढ़ता है।
वर्ग में नीचे की ओर जाने पर रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी घटता है। जब न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी घटता है तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है तो क्या होता है? रेडियस बढ़ता है। रेडियस बढ़ता है। दूसरा कारण क्या है? कक्षा संख्या बढ़ता है। कक्षा संख्या बढ़ता है, इसलिए भी रेडियस बढ़ता है। यहाँ पर दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन ले लीजिए, एक सल्फर ले लीजिए। ऑक्सीजन के पास 2 ऑर्बिट और सल्फर के पास 3 ऑर्बिट। तो 3 ऑर्बिट का ज़्यादा रेडियस होगा, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी। तो यहाँ पर कहें RO, यहाँ पर कहें RS, तो RO लेस देन RS। तो वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर रेडियस बढ़ता है, और ये सब उनके तमाम कारण हैं, इसलिए ये बढ़ता है। कोई तकलीफ नहीं ना? तो नोट कीजिए। आगे देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। फटाक से नोट करें इनको। तो चलिए इनको इरेज किया जाए। ये आपने देखा 5वां नंबर, यहाँ 6ठा नंबर नहीं था, ये इसी का है, ये 6ठा नंबर नहीं है। 6ठा नंबर तो अब लिखेंगे। देखिए 6ठा नंबर क्या कहता है? मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर। 6ठा नंबर मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहाँ पर जो ऑक्सीजन और सल्फर ये दो देख रहे हैं आप, आइए फर्स्ट देख रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? प्योर नॉन मेटल है। नॉन मेटल, ये मेटलॉइड्स हैं। और ये क्या है? मेटल है। नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन नॉन मेटल, इधर मेटल, ये क्या हो गया? मेटलॉइड्स। ठीक। 7 नंबर देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहता क्या है कि सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखें। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कहा गया है कि ऑक्सीजन से टेलुरियम तक, Te तक, टेलुरियम तक Mp बढ़ता है, परंतु पोलोनियम का PO का Mp Te से कम होता है। जब इनके कारण के बारे में पता लगाया गया तो कारण का पता चला कि D एंड F इलेक्ट्रॉन के कारण इसका Mp कम होता है, ये पोलोनियम जो है इसमें D ऑर्बिटल भी है और F ऑर्बिटल भी है। तो F ऑर्बिटल वैकेंट है पर D ऑर्बिटल है, तो D एंड F ऑर्बिटल के ट्रांजिशन के कारण क्या होता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट घट जाती है। तो यदि कोटि देखें यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट Te की, उससे कम Fe की, इससे कम PO की, इससे कम Fe की, इससे कम सल्फर की, सबसे कम ऑक्सीजन की।
तो सबसे ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट है? टेलुरियम का। दूसरा नंबर कहता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट के भी सेम कारण है, सेम कारण। O से TE तक कारण सेम, BP बढ़ता है तथा BP बढ़ता है तथा PO का BP कम होता है, कम होता है। सेम ऑर्डर में चलता है। तो TE का सबसे ज़्यादा, उससे कम PO का, उससे कम SE का, उससे कम S का और सबसे कम O का। ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट, लिख दिए बॉइलिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम ऑर्डर में चलती है। तो क्या कहेंगे कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, पर एक्सेप्शन में क्या है? PO का मेल्टिंग पॉइंट TE से कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट के भी सेम कंडीशन। क्लियर? बात आई समझ में? तो नोट करें इनको फटाक से, आगे देख लेते हैं इनकी और क्या प्रॉपर्टीज हैं। चलिए इनको इरेज कर दिया जाए फटाफट। तो आगे देखते हैं एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट क्या कहता है? बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज क्या कहता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या कहता है? एलोट्रॉपिक्स क्या कहता है? और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है? तो एलिमेंटल स्टेट कौन नंबर होना है? 7वां 8वां नंबर, नहीं, एलिमेंटल स्टेट। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीजन डायएटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। मन ऑक्सीजन को अपन क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। सल्फर से टेल्यूरियम तक, पोलोनियम तक कहिए ना, पोलोनियम तक सभी एलिमेंट ऑक्टा एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे S8, सेलेनियम 8, Te8, PO8। ये सब किस स्टेट में? 8 एलिमेंटल स्टेट में ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 9वां नंबर बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के बारे में कहा गया है, ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, अतः यह केवल पी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। दूसरा लाइन कहता है कि सल्फर एंड सेलेनियम में पी मल्टीपल बॉन्ड की क्षमता घटता है। इसका मतलब पी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है पर कम इंटेंसिटी के साथ। तो फ्रीक्वेंट क्या होती है इनकी? कम होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है। पी मल्टीपल बॉन्ड S से Te तक सभी एलिमेंट बनाते हैं। S से कहाँ तक? Te तक सभी एलिमेंट क्या करते हैं? पी मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। आई बात समझ में?
ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इसमें मल्टीपल डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये हुई बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज, 9वां नंबर बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज। आइए 10वां नंबर देख लेते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज एंड एलोट्रॉप्स। फटाक से इनको नोट कर लें। चलिए 10वां नंबर कहता है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब क्या? अपरूपता। एलोट्रॉपी मीन्स अपरूपता। एक ही एलिमेंट के विभिन्न अवस्था में पाए जाने की घटना को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। आप पिछले 15th ग्रुप में भी देखे होंगे। तो यहाँ पर कहता है कि ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, 2 अपरूप। कौन कौन? O2 एंड O3। डाइऑक्सीजन, ओजोन, इसको क्या कहते हैं? डाइऑक्सीजन, इसको कहते हैं ओजोन। सल्फर के 4 अपरूप हैं। कौन कौन? तो रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, एमोर्फस। ये 4 अपरूप हैं। और सेलेनियम की यदि बात कर लें, सेलेनियम की 6 हैं। टेलुरियम की बात कर लें, टेलुरियम की 1, और पोलोनियम की भी 1 अपरूप है। ये रही अपरूपता। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कितना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मिटा दें इनको। तो चलिए इधर मिटा दें। 11वां और लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखिए क्या कहता है। 11वां और अंतिम ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इस ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन -2 to +6 चलता है। लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है, पर सबका ऐसा नहीं होता है। पार्टिकुलर देखें ऑक्सीजन की तो -2 जनरल चलता है -2। -1 पर ऑक्साइड में क्या होता है कि एग्जाम्पल ले लें, जैसे H2O2। -1/2 चलता है सुपर ऑक्साइड में। क्या होता है? तो जैसे Na2O, Na2N2O। -1 NaO2, इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। +1 होता है केवल फ्लोरीन में। फ्लोरीन यदि हो जैसे OF। +2 भी चलता है फ्लोरीन में जब हो जाए OF2, तब ऐसा होगा। सल्फर की बात करें, जनरल -2, +2, +4, +6। सेलेनियम की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट सेलेनियम के -2, +2, +4, +6। टेल्यूरियम की -2, +2, +4, +6। पोलोनियम की बात करें, +2, +4, +6। ये इनकी ऑक्सीडेशन। तो मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये ऑक्सीजन के है। -2 जनरल चलता है, -1 होगा तो परऑक्साइड में, -1/2 होगा तो सुपर ऑक्साइड में, +1 होगा फ्लोरीन के केस में, +2 होगा फ्लोरीन के केस में, अन्यथा कभी भी ऑक्सीजन +2 नहीं होता है। क्लियर? तो ये रही ऑक्सीडेशन। फटाक से इनको नोट करें आप। 1 2 3 4 5 6 7।
तो इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड 17 में क्या रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज की केमिकल रिएक्टिविटी को देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी, समझ में आए नहीं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, टाइप करके सेंड कर दें। यदि पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। लाइक करना तो ना ही भूलें तो अच्छा है। धन्यवाद।